महाराष्ट्र की महायुति सरकार को बमुश्किल 3 महीने ही पूरे हुए हैं और तीसरे महीने के बाद ही सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। फडणवीस सरकार में मौजूद एक बड़े कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे, इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंप दिया और फडणवीस ने उसे मंजूर करते हुए राज्यपाल के पास में भेज दिया है औपचारिकता पूरी करने के लिए। लेकिन ऐसे क्या कुछ घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से धनंजय मुंडे को अपना इस्तीफा देना पड़ा। लगातार बीते कई दिनों से विपक्ष की ओर से मांग की जा रही थी। इसके अलावा एक सोशल एक्टिविस्ट हैं अंजलि दमानिया, वो मांग कर रही थी कि धनंजय मुंडे को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था महाराष्ट्र के बीड जिले में एक सरपंच की हत्या के बाद। सरपंच की हत्या में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, पता चला कि वो एक वाल्मीकि कराड़ नाम के शख्स के साथ में जुड़े हुए थे और वाल्मीकि कराड़ वो शख्स है जिसे कि धनंजय मुंडे का बेहद करीबी माना जाता है। एक तरह से उनका दाहिना हाथ माना जाता था वो बीड़ में। तो एक जब सरपंच की हत्या हुई तो उसके बाद में बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ और हर तरफ मांग होने लगी तब से ही कि धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद ताज़ा घटनाक्रम ये है कि एनडीटीवी के हाथ में कुछ ऐसी तस्वीरें लगी जिसमें कि उस सरपंच को जब हत्या उसकी की जा रही थी और हत्या के बाद जो निर्ममता दिखाई गई, उसके शव के साथ में जो कुछ भी किया गया, ऐसी कुछ तस्वीरें जो है एनडीटीवी की ओर से दिखाई गई और उसके बाद में तमाम दूसरे न्यूज़ चैनल्स और दूसरे समाचार संस्थानों ने भी उसे दिखाया। और फिर जो दबाव सरकार पर बना उसके बाद में बताया जाता है कि एक मीटिंग हुई जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस ने ये बात रखी कि अब धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और फिर उन्होंने इस्तीफे की मांग कर डाली। क्या कुछ हुआ, पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं रौनक कुकड़े से, जो कि एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ हैं। रौनक, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है इसके पीछे की कहानी क्या है धनंजय मुंडे के इस्तीफे की? जी देखिए, दिसंबर महीने में संतोष देशमुख जो कि बीड जिले के मस्साजोग के सरपंच हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या वाल्मीकि कराड़ धनंजय मुंडे के करीबी जो है उनके कहने पर की जाती है। ये अब चार्जशीट में सामने निकल कर आया, क्योंकि इस पूरे मर्डर केस के मास्टरमाइंड धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ को बताया गया। लगभग 3.5 महीने के करीब का वक्त हो गया है कि इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीआईडी कर रही थी। इस मामले में मकोका जो है वो लगाया गया और एसआईटी भी गठित की गई। 2 तरफ से इंक्वायरी हो रही थी और लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। इस घटना के पीछे का जो कारण बताया जाता है, दरअसल ये एक्सटॉर्शन का एक बड़ा मामला जो है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक्सटॉर्शन मांगा गया था एक पवन चक्की बनाने वाली कंपनी से और उसमें इन्वॉल्व थे वाल्मीकि कराड़ जो कि धनंजय मुंडे के करीबी है। इतने करीबी कि उनके पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी उनकी पार्टी की ओर से उनके कार्यकर्ताओं को संभालना, चुनाव क्षेत्रों को संभालना, ये सब का काम जो है वो धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ किया करते थे। धनंजय मुंडे केवल वहाँ पर चुनाव के ऐन वक्त वहाँ पर केवल सभाएं लेने जाते थे, तो ग्राउंड पर जो भी कार्यकर्ताओं को संभालने का काम वाल्मीकि कराड़ करते थे। उनकी दहशत इतनी वहाँ पर दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी और ये आरोप, जब ये घटना हुई उसके बाद ये आरोप लगने लगे कि ये सब कुछ धनंजय मुंडे के आशीर्वाद की वजह से हो रहा, नहीं तो कोई इतना इस तरह की हरकत करने की हिमाकत नहीं करता। जब मामला सामने निकल कर आया तब उस वक्त वाल्मीकि कराड़ जो है फरार हो गए। फिर मीडिया का प्रेशर बना तो उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया और आत्मसमर्पण करने के बाद ये मामला जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो सरकार ने शुरुआती तौर पे जो सीआईडी को जो जांच में कामयाबी मिली, उसके बाद इस पूरे मामले पर जो लगातार जैसा आपने जिक्र किया कि अंजलि दमानिया हो, सुरेश धस जैसे जो विधायक, इनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि मकोका लगना चाहिए और मकोका इसमें लगाया गया। और आज जब चार्जशीट फाइल की गई है, यानी 90 दिन के भीतर ही जब सीआईडी ने चार्जशीट फाइल की 1400 पन्नों की, उसमें ये बात साफ देखने को मिल रही है कि मुख्य जो मास्टरमाइंड है वो वाल्मीकि कराड़ है जो कि धनंजय मुंडे के करीबी है। और इसीलिए कल जब एनडीटीवी मराठी ने सबसे पहले, हमारे रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी ने सबसे पहले इन घटनाओं के जो फोटोग्राफ्स थे जिसने शर्मसार कर दिया, लोग इस पर
अब सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो सर इतनी बेकार प्रतिक्रियाएं, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा दबाव का कारण बना। विपक्ष भी एक तरफ हंगामा कर ही रहा था, उनकी मांगी थी, लेकिन अब तक जो धनंजय मुंडे इस मामले को लेकर बच रहे थे, फिर अजीत पवार कभी गेंद सीएम के पाले में फेंक दे रहे, कभी अजीत पवार के पाले में सीएम गेंद फेंक दे रहे, और धनंजय मुंडे से पूछ रहे तो उनका साफ कहना था कि मुख्यमंत्री जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा। लेकिन कल की जो तस्वीरें एनडीटीवी मराठी पर चली, उसके बाद बाकी दूसरे कई पब्लिकेशन ने इसको प्रमुखता से छापा और दिखाया, तो मुझे लगता है उसके बाद दबाव बना और आज मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा ले लिया। सुबह हमने देखा कि विधानसभा के बाहर जो विपक्ष के नेता है वो यहाँ पर आंदोलन करते नजर आए, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा फैसला धनंजय मुंडे की तरफ से भी लिया गया। उसके बाद जो उनका ट्वीट आया उसमें भी वो जो कह रहे हैं कि उन्होंने आत्म परीक्षण कर ये इस्तीफा दिया है, तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें भी लगा होगा कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा यहाँ पर देना चाहिए। लेकिन कल ही ये तय हो गया था, जब अचानक मुख्यमंत्री अजीत पवार से मिलने गए, उसी वक्त ये तय हो गया था कि अब धनंजय मुंडे। इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि ये दिसंबर की घटना और तब से लगातार जो है इस्तीफे की मांग हो रही है। इस्तीफा लेते लेते 3 महीने का वक्त क्यों लग गया? फडणवीस एक तरफ तो जो है एक गुड गवर्नेंस की मिसाल पेश करना चाहते हैं, एक नज़ीर पेश करना चाहते हैं कि ये एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, अपराध मुक्त राज्य होगा, और वहीं पर दूसरी तरफ इस तरह के विवादित मंत्री को लगातार वो कैबिनेट में भी रखे हुए थे। तो इतना वक्त कैसे लग गया उनको? जी देखिए, मुख्य तौर पर जब इस पूरे मामले को लेकर धनंजय मुंडे का पक्ष जानने की मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री ने कोशिश की, तो उस वक्त भी लगातार जो एनसीपी पार्टी के बीच में एक थ्योरी सामने निकल कर आई, और लोगों का ये कहना था, कई वरिष्ठ नेताओं का ये कहना था कि सीधे तौर पर धनंजय मुंडे का इस पूरे मैटर से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए इतना समय लग गया। लेकिन कल जब जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, और धनंजय मुंडे पहले ही दिन कह चुके हैं कि जिसने भी इस तरह की हरकत की है उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी हार गए। जिस तरह की तस्वीरें और जो कुछ उस संतोष देशमुख के साथ किया गया, जिस क्रूरता के साथ किया गया, मुझे लगता है वो तस्वीरें देखने के बाद जो भी व्यक्ति ने वो तस्वीरें देखी उसके मन में वो गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। और सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर एक बस क्रिएट होने लगा और उसके दबाव। लेकिन क्या ये फडणवीस सरकार जो एक गठबंधन सरकार की पेचीदगियां होती हैं, उस वजह से भी फडणवीस इनको हटा नहीं पा रहे थे? देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक तो देवेंद्र फडणवीस और धनंजय मुंडे की अपनी एक दोस्ती भी रही है। बिल्कुल, उनके बीच में जबरदस्त रेपो रहा है। जब हमको याद है कि 23 नवंबर 2019 को जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सुबह सुबह शपथ ली थी, जब पहली बगावत की थी, तो जो गिने चुने 10-12 लोग साथ में गए थे अजीत पवार के, तो उनमें से धनंजय मुंडे भी थे। जी बिल्कुल, इसीलिए ना केवल उस दिन, मैं तो ये समझता हूँ कि अभी भी जब अजीत पवार साथ में आए 3 जून को 2023 को, उस वक्त भी जो है धनंजय मुंडे की एक बहुत बड़ी भूमिका थी अजीत पवार की एनसीपी को बीजेपी के साथ लाने में। और ये देवेंद्र फडणवीस और धनंजय मुंडे की दोस्ती अभी शुरू हुई है ऐसा नहीं, युवा मोर्चा के ज़माने से, जब वो युवा मोर्चा में थे तब से देवेंद्र फडणवीस और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती रही है। तो मुझे लगता है थोड़ी दोस्ती भी थी तो हिचक भी थी, लेकिन जिस तरह का व्यक्तित्व देवेंद्र फडणवीस का रहा है, मुझे लगता है कि वो इस तरह की चीज़ों को अपनी सरकार में टॉलरेट करते नहीं हैं। और जहाँ तक उन्होंने देखा, बचाने की भी कोशिश की गई, लेकिन इस तरह की तस्वीर आने के बाद मुझे लगता है उन्होंने कह दिया, कल खुद ही वो अजीत पवार के यहाँ पहुँचे, उन्होंने बैठक की और बता दिया गया कि धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ेगा, जो आज सुबह उन्होंने दे दिया। तो देखिए, एक पद तो खाली हो गया जो है, क्या धनंजय मुंडे की जगह पर किसी और एनसीपी के विधायक को मौका दिया जाएगा? कुछ और भी लोग हैं, जैसे छगन भुजबल का नाम है। छगन भुजबल नाराज थे कि उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। क्या उनको कंसिडर किया जा सकता है अब? देखिए, अजीत पवार के सामने बहुत बड़ा ये सवाल रहने वाला है। अजीत पवार ने जिस वक्त छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाया अपने कोटे से, उस वक्त उनकी रणनीति जो थी, मुझे लगता है उसमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि दबाव बहुत है। छगन भुजबल नाराज है, बीच में इस तरह की खबरें भी आई कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, हालांकि अब तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन अभी अगर छगन भुजबल को मंत्रिमंडल से बाहर रखने की कोशिश अजीत पवार करते हैं, एक ओबीसी नेता को बाहर रखने की कोशिश करते हैं, तो एक राजनीतिक मैसेज भी
पार्टी में पूरे महाराष्ट्र में गलत जा सकता है। अजीत पवार पर बड़ा दबाव रहेगा। अब अजीत पवार इसमें से कैसे निकल पाते हैं, ये देखना भी महत्वपूर्ण हाँ, होगा। और देखिए ना, धनंजय मुंडे भी तो ओबीसी नेता ही है ना, तो अगर ओबीसी की जगह पर वो ओबीसी लाते हैं, इस तरह की भी डिमांड हो सकती है कि आपने एक ओबीसी नेता को हटा दिया, उसका इस्तीफा ले लिया, तो उसकी जगह पे एक दूसरे बड़े ओबीसी नेता हैं छगन भुजबल। नहीं, ये एक बड़ा ट्रिकी रहेगा, मतलब ये कह सकते हैं अजीत पवार के लिए कि अजीत पवार इसमें से कैसे रास्ता निकालते हैं। अजीत पवार के पास ऑप्शन की कमी नहीं है, ओबीसी के भी कई उनके पास शहर है, लेकिन जिस तरह का कद छगन भुजबल का रहा, और मुझे लगता है इस सरकार के चुनाव, मतलब इस विधानसभा चुनाव के पहले जो जरांगे फैक्टर, पाटिल फैक्टर महाराष्ट्र में मराठा में सरकार के तौर पर छगन भुजबल ने एक अच्छी खासी लड़ाई लड़ी है जमीन पर, तो उसका कहीं ना कहीं वो गिफ्ट चाहते थे, और वो नाराज भी हुए थे जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उनका नाम उसमें नहीं दिखा तब। जी बिल्कुल। तो देखिए, इस वक्त महाराष्ट्र में बजट सत्र चल रहा है, महाराष्ट्र विधिमंडल का, और दूसरा ही दिन है। दोनों ही दिन, पहले दिन भी हमने देखा कि बड़ा हंगामा हुआ, और आज दूसरे दिन ये खबर आती है कि एक कैबिनेट मंत्री जो है इस्तीफा दे देते हैं। अभी 3 हफ्तों तक और चलने वाला है ये विधिमंडल का सत्र, और इस दौरान हमें लगता है कि काफ़ी कुछ आतिशबाजी महाराष्ट्र की सियासत में हमें देखने मिलेगी। रौनक कुकड़े और कैमरामैन संदेश वायकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई।